नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। राजनेताओं की संपत्ति लोगों में अक्सर एक चर्चा का केंद्र बनी रहती है। चाहते न चाहते लोग कभी न कभी उनकी संपत्तियों का जिक्र अपनी चर्चाओं में कर ही देते हैं। लेकिन हाल ही में आई एडीआर की रिपोर्ट ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है और ये पानी की तरह साफ कर दिया है कि किस राजनेता के पास कितनी संपत्ति है। लेकिन इसके साथ साथ मुख्यमंत्री की संपत्ति का खुलासा करने के अलावा एडीआर ने भारत में राजनेताओं और आम इंसान के बीच जो अंतर है उस पर भी प्रकाश डाला है। एडीआर ने बताया है कि किस तरह एक आम इंसान की तुलना में राजनेता की संपत्ति कई गुना से ज्यादा हाई है। लेकिन इन सब के सवालों के बीच पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हाल ही में आई एडीआर की एक रिपोर्ट ने भारत के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति का खुलासा किया है। लोगों के बीच अक्सर राजनेताओं की संपत्ति को लेकर एक सुगबुगाहट बनी रहती है, लेकिन एडीआर ने अपनी रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इस रिपोर्ट में राजनेताओं की जो संपत्ति बताई गई है उसने लोगों को चौंका दिया है। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि देश के सबसे अमीर सीएम चंद्रबाबू नायडू है। रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के पास कुल 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हमारे देश भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय या एनएनआई 2023 से 2024 के लिए लगभग 1,85,854 रुपए थी। वहीं एक सीएम की औसत निजी आय करीब 13,64,310 रुपए के करीब रही है, जो भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से लगभग 7.3 गुना ज्यादा है। ऐसे में आप साफ देख सकते हैं कि आम इंसान और राजनेताओं की संपत्ति और आय के बीच कितना बड़ा अंतर है। एडीआर की रिपोर्ट से पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के पास लगभग 332 करोड़ रुपए से अधिक की कुल संपत्ति है। इसी के साथ पेमा खांडू भारत के दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर आते हैं। उनकी कुल संपत्ति 51 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पास सबसे कम 15 लाख की संपत्ति है। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला 55 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सूची में दूसरे सबसे गरीब मुख्यमंत्री है। पिनराई विजयन 1.18 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर है। बात करें यूपी के सीएम योगी की तो उनके पास भी 1.54 करोड़ की संपत्ति है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट बताती है कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू पर सबसे अधिक 180 करोड़ रुपए की देनदारी है। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर 23 करोड़ रुपए और नायडू पर 10 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी है। ये भी कहा गया है कि 13 मुख्यमंत्रियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इसके अलावा 10 मुख्यमंत्रियों ने हत्या के प्रयास, अपहरण, रिश्वतखोरी और आपराधिक धमकी से संबंधित गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। वहीं देश में ममता बनर्जी और आतिशी 2 महिलाएं भी सीएम पद पर कार्यरत हैं। जिस प्रकार से एटीआर की रिपोर्ट सामने आ गई उसमें 5 सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनमें से चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 931 करोड़ रुपया। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के 332 करोड़। सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री 51 करोड़, जबकि नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री 46 करोड़ रुपए। और यही नहीं, मोहन यादव मध्य प्रदेश के 42 करोड़ रुपए। क्योंकि जिस प्रकार से ये आंकड़े हम आपको बता रहे, ये औसतन आय व्यक्ति आय से लगभग 7.3 गुना ज्यादा है। तो वही हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका पहले परिचय कर जाती हूँ। इसके साथ साथ
फिर चर्चा की शुरुआत करूंगी। सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास जी आपके पास आऊंगी। जिस प्रकार से एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मुख्यमंत्री करोड़पति नहीं अरबपति भी हैं, इतना कैसे हो जाता है भाई? क्योंकि आम व्यक्ति की इतनी आय होने में भैया सालों लग जाते हैं। विकास जी म्यूट हटा दीजिए पहले। आरती जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरीके से ये एडीआर की रिपोर्ट आई है और उसके बाद तमाम तरीके के सवाल मुख्यमंत्री या माननीय मुख्यमंत्रियों की संपत्ति या उनकी नेटवर्थ के ऊपर हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके पीछे कई कारण भी हो सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से हाईलाइट करके चीजें प्रदर्शित की जा रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, तो तमाम तरीके के कारोबारी विषय भी होते हैं, तमाम तरीके के कारोबार भी करते हैं। अभी आपको पता होना चाहिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हुए हैं, उनकी तमाम कंपनियां हैं, तमाम कंपनियां उनकी देश विदेशों में व्यापार करती हैं। तो इस तरीके से उनकी अगर संपत्ति बड़ी है या संपत्ति उनकी ज्यादा है, तो वो उनका व्यापारिक दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, अगर किसी का कोई व्यापार नहीं है, कोई बगैर व्यापार के अगर किसी की संपत्ति बहुत बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है और वो प्रश्न चिन्ह जायज भी है। और कहीं ना कहीं ऐसे भी विषय इसी देश में देखने को मिले कि मुख्यमंत्रियों की तो संपत्ति बहुत कम थी, लेकिन उनके परिजनों की संपत्ति बहुत ज्यादा थी। तो कई बार कई मुख्यमंत्री ऐसे भी रहे हैं इस देश के अंदर जिनकी खुद की संपत्ति तो देखने के लिए बहुत कम दिखी, लेकिन उनके परिजनों की, उनके भतीजे की, भाई की, तमाम रिश्तेदारों की संपत्तियां बहुत ज्यादा देखी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई बिजनेस व्यापार भी होते हैं तमाम मुख्यमंत्रियों के, तमाम मंत्रियों के, अपने बिजनेस बैकग्राउंड भी होता है, अपना व्यापारिक दृष्टिकोण भी होता है। ठीक है, लौटेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी, जिस प्रकार से ये एडीआर की रिपोर्ट में आई है, समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, लोकतंत्र में किसी सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति की संपत्ति का ब्यौरा आना बिल्कुल शुभ संकेत है और आना चाहिए, खुद से बढ़ चढ़ के देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस देश में संपत्ति का जो ब्यौरा इकट्ठा हुआ है वो कैसे है? तमाम मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उनको वेतन मिलता है या उसके अलावा उसके पहले कोई व्यापार कर रहे होते हैं तो संपत्ति में ऐड होता है, स्वाभाविक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन तमाम मुख्यमंत्री कहीं ट्रस्ट के माध्यम से बड़े बड़े संस्थानों के मालिक हैं, तमाम ऐसे लाभ अर्जन का काम कर रहे हैं जो व्यक्तिगत न हो करके लाभ व्यक्तिगत ही देता है, उपभोग व्यक्तिगत करते हैं, लेकिन संपत्ति में नाम अपना नहीं रहता। तो एडीआर को जब तक डिटेल खुलासा उसकी रिपोर्ट को ना पढ़ा जाए कि कैसे इन्होंने रिपोर्ट इकट्ठा की है और क्या है, तो उस पर प्रतिक्रिया देना कोई बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण काम नहीं। लेकिन ये सही है कि काफी लंबे समय से जिस तरह से कलकत्ता के मुख्यमंत्री जी एज ए मुख्यमंत्री सर्व कर रही हैं और अपना व्यक्तिगत जो एडीआर के हिसाब से ये है जो उनकी संपत्ति का ब्यौरा आया है, निसंदेह राजनीति में ये भी एक लकीर है। ये सिद्ध करता है कि आप व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी से भी सत्ता में रह सकते हैं, सत्ता संचालित कर सकते हैं, जनता के हितों का काम कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह सहमत है कि हिंदुस्तान जैसे लोकतंत्र में जो विकास की तरफ बढ़ रहा है उसमें तमाम राजनीतिक लोगों की संपत्तियां आम जनता की एवरेज आय से कई गुना होना गंभीर बात है, चिंताजनक बात है। ठीक है। अगर आप जनता के प्रति संवेदनशील हैं और रहते हैं तो ये माना जाएगा कि विकास देश का तभी होगा जब औसत प्रति व्यक्ति आय में 19-20, 30-35, 18 और 24 का अंतर हो। लेकिन जब हजारों गुना का डिफरेंस होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि देश सही दिशा में नहीं जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर चूंकि डिटेल नहीं है किस तरह से इन्होंने किया है, तमाम लोगों के बारे में हम लोग कहेंगे तो विवाद खड़ा होगा। उनके पास ऐसी संपत्तियां हैं जिनका इस रिपोर्ट से कई गुना ज्यादा है, जो हम लोगों को लगता है
सच है कि नहीं है उसके कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन जो बिल्कुल। जनता को ठीक है, देखने में सुनील लगता है। त्रिपाठी से तो समझना जब ये चाहूंगी डिटेल कि ये रिपोर्ट आई एनडीआर तभी कोई रिपोर्ट प्रतिक्रिया कैसे हम लोग दे पाएंगे। पूरी तरह से तैयार की जाती है, सुनील त्रिपाठी जी। देखिए आरती जी, हम्म मैं बड़ा निवेदन साथ कहते हुए धर्मेंद्र जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। तुम न कहते हुए बहुत चीजों को कह गए हैं। हम्म एक व्यापारी दुकान खोलता है, सालों लग जाते हैं उसको बढ़ने में। किसान दिन रात मेहनत करता है, मिट्टी में जन्म लेता है, मिट्टी में ही खत्म हो जाता है। हम्म लेकिन एक राजनेता एक बार एमएलए बनते हैं, उसके बाद जरा उनके परिवार की हैसियत, रिश्तेदारों की हैसियत और उनकी हैसियत देख लीजिए कि एमपी, एमएलए और मुख्यमंत्री कितना व्यवसाय करते हैं। कई बार तो फर्जी कंपनियों में भी लोगों का नाम आया कि फर्जी कंपनियां बना करके पैसे का इधर उधर किया गया। मैं सबके लिए नहीं कह सकता हूं, बहुत लोग ऐसे व्यवसाय करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो अपना व्यक्तिगत ब्यौरा भी देते हैं चुनाव आयोग को। 5 साल बाद जरा आकलन कीजिए कि उनकी संपत्ति इतनी कैसे बढ़ जाती। भाई इसका मतलब कि देश में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार आज भी व्याप्त है। यही हाल ब्यूरोक्रेट्स का है। ब्यूरोक्रेट सर्विस में आते हैं तो उनकी हैसियत क्या होती है, 5 साल 10 साल बाद उनकी हैसियत देखिए। तो मेरी समझ से मुख्यमंत्रियों से भी ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स पास पैसा निकलेगा अगर सही ढंग से जांच कराई जाए। बिल्कुल। सबसे ज्यादा तो देश को चंद्रबाबू एनडीए के घटक दलों के चंद्रबाबू नायडू, मोहन यादव, और यही नहीं सीएम योगी की 1.54 करोड़ रुपए की संपत्ति है। देखिए आरती जी, 1,54,00,000 जो एडीआर की रिपोर्ट में आया है, मेरी समझ से जो सबसे ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स और नेता होगा उत्तर प्रदेश का, उसकी इतनी संपत्ति होगी। कारण है कि इस महंगाई में अगर मकान का भी आकलन करें तो 50 लाख से कम किसी का मकान नहीं होगा, भले वो 10 लाख पहले बना हो वर्तमान में हैसियत में। तो 1.5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। 1.5 करोड़ तो ऐसे ऐसे चपरासी रोजगार प्राधिकरण मिल जाएंगे जिनकी हैसियत है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर जांच कराई जाए उनकी संपत्तियों की। ठीक है। तो 1.5-2 करोड़ का कोई मतलब नहीं है। अगर सही ढंग से जांच कराई जाए तो 100 करोड़ के मालिक ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता निकल के आएंगे। लेकिन एडीआर ने कैसे कलेक्ट किया है मैं नहीं बता सकता हूं कि उन्होंने कैसे आकलन किया है। और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। मैं धर्मेंद्र जी को धन्यवाद एक बार फिर देना चाह रहा हूं। उन्होंने भी इस बात को बड़ा प्रमुखता से कहा है कि इस तरह से राजनेताओं की संपत्ति बढ़ना चिंताजनक है। बिल्कुल चिंताजनक है। आप राजनीति में आते आते कौन सा व्यवसाय कर लेते हैं जी, कि आते आते आप ऐसा कौन सा व्यवसाय कर लेते हैं कि आप संपत्ति 4 गुना हो जाती है। किसान बेचारा उसी मिट्टी में आता है, उसी मिट्टी चलाता है। व्यापारी दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसके बावजूद भी 3 गुना इनकम नहीं कर पाता है अपनी। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार कहीं न कहीं केंद्र बिंदु ऐसे राजनेता हैं जो देश को घुर की तरह खा रहे हैं। बिल्कुल। विकास पांडे जी, जिस प्रकार से मैं लगातार जिक्र कर रही हूँ कि एनडीए के घटक दलों के सबसे ज्यादा चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, चाहे बात करें मोहन यादव, वो तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं। विकास देखिए मोहन यादव के साथ साथ आप एक नाम भूल गई कि सिद्धरमैया जी शायद दूसरे नंबर पर ट्रेंड करे। सिद्धरमैया की भी बहुत 51 करोड़ संपत्ति। हाँ जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 2-3 चीजें हैं, जैसे हमारे साथियों ने भी कहा। आप चंद्रबाबू नायडू की संपत्ति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या हमारे घटक दल के नाते ये सवाल आप हमसे कर सकती हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू का परिवार वर्षों से व्यापारिक गतिविधियों में भी बहुत लंबे समय से सक्रिय है। हेरिटेज फूड्स लिमिटेड की स्थापना 1992 में चंद्रबाबू नायडू ने की थी। 1992 में, आज से लगभग 30 बरस से भी ज्यादा हो गए इस बात को। चंद्रबाबू नायडू ने उस कंपनी की स्थापना की थी और तब से लेकर के तमाम व्यवसायिक, डेयरी हो, खुदरा हो, एग्रीकल्चर के सर्विसेज हो, वो कंपनी अपना काम कर रही है और बड़े पैमाने पर शेयर बाजार तक में लिस्टेड कंपनी है। कोई ऐसा भी नहीं है कोई एनजीओ बना करके या किसी तरीके से वो उसे चलाने की कोशिश कर रहे हो। वो बाकायदा शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है और एक कंपनी के रूप में जो कंपनी चला रहा है, आप समझ सकती हैं कि जाहिर सी बात है कंपनियों में कई बार मुनाफे होते हैं, शेयर बाजार में भी उथल पुथल होती है, तमाम चीजें रहती हैं। तो मुझे लगता है केवल इस बात को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठा देना कि वो एक मुख्यमंत्री और उनकी इतनी संपत्ति कैसे, तो कैसे के लिए उनके पास बताने के लिए पर्याप्त
वजह हैं। लेकिन मुझे लगता है कई बार ऐसी खबरें, आपको याद हो सन 2012 में एक खबर प्रकाशित हुई थी, एक मीडिया चैनल ने बाकायदा ये खबर ये प्रकाशित की थी, बिजनेस इनसाइड ने, कि सोनिया गांधी विश्व की दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला। तो मुझे लगता है इस तरीके की खबरें भी एकाएक प्रचलित हुई थी, और उसके बाद तमाम ऐसी चीजें हैं जब एनजीओ के माध्यम से खुद ही कर्ज ले लिया और खुद ही कर्ज को वापस कर दिया और फिर 5 गुना उसका कर्ज लेकर के उसमें लगा दिया। तो ऐसे भी नेता इस देश में हैं। अगर इसके उलट आप चंद्रबाबू नायडू जी को देखें तो वो तो बाकायदा बिजनेसमैन के हिसाब से प्रचलित है। 1992 से वो कंपनियों का, अपने व्यापार का संचालन कर रहे हैं। उनका बेटा ठीक है, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, काउंटर कर दीजिए। धर्मेंद्र जी देखिए, आरती जी भारतीय जनता पार्टी के साथी चंद्रबाबू नायडू को अपने गठबंधन के नाते ले गए, और सुनील जी कह रहे थे, बड़ी गंभीर बात कह रहे थे कि चिंताजनक बात है, ट्रैक दूसरा जा रहा था लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी जो है उसको उन्होंने घुमा दिया। 1992 में जब उन्होंने कंपनी बनाई तो क्या वो राजनीति में थे? बड़ा सवाल ये है। और राजनीति में थे तो किस पद पर थे? क्या वो कोई सार्वजनिक पद, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई पद होल्ड कर रहे थे? और यदि होल्ड कर रहे थे तो क्या कंपनी बनाना जायज था? और ये जायज भी था तो क्या सार्वजनिक जीवन में रह करके और खुद भी व्यापार और साथ साथ आप वेतन लेना, ये बड़ी मतलब कई सवाल हैं जो विधिक रूप से और मॉरली दोनों तरह गलत है। हमको याद है कि हमको लगता है पिछली विधानसभा में उत्तर प्रदेश के 2 माननीय विधायकों का की विधानसभा सदस्यता इस आधार पर निरस्त हो गई थी कि वो उसके, हालांकि वो पहले से उस व्यापार में थे लेकिन अपने नाम पर कोई व्यापार कर रहे थे, इसको आधार बनाते हुए चूंकि उस राज्य के माननीय विधायक है और उसी राज्य में उनकी कंपनी लिस्टेड थी, रजिस्टर्ड थी, उनका कारोबार चलता था, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के जो अथॉरिटीज है, न्यायालय है, वहां से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी, जिसमें एक लोग की सीट पर उपचुनाव हुआ था और दूसरे माननीय विधायक को सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल गई थी। थोड़ा कार्यकाल था, जो भी रहा हो, डिटेल उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये 1992 में कंपनी बनाना और उस राज्य में व्यापार करना, जिस राज्य के सर्वोच्च राजनीतिक पद को आप होल्ड कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत गंभीर बात है। थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत गंभीर बात है। फिलहाल मैं उस पर नहीं जाता। दूसरी बात हमारे साथी कह रहे ब्यूरोक्रेट्स की। आरती जी बड़े ईमानदारी से, चूंकि यहाँ बड़े अच्छे माहौल में चर्चा हो रही, तो राजनीति से हट के कहना चाहता हूँ, ये सही है कि आजादी के बाद से धीरे धीरे, चूंकि हम जनता के बीच में जाते हैं, नेता जनता के बीच में जाता है, उसकी जवाबदेही होती है, उस पर तो उंगली उठी लगातार, उसके भ्रष्टाचार पर उंगली उठी, पूछा गया उसकी संपत्तियां कैसे बढ़ी। लेकिन एक जो बहुत बड़ा वर्ग है ब्यूरोक्रेट्स का, जिसकी संपत्तियां लगातार टाइम्स में बढ़ी, उनके वेतन से कई गुना बढ़ी, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया था कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स अपने राज्यों में अपने पत्नियों के नाम पर फाउंडेशन बना करके या कोई कंपनी में उनको निदेशक, डायरेक्टर बना करके जो कारोबार करते हैं, बड़ी चिंतनीय विषय है। वो पैसे को का ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, चूंकि वो मैं यहाँ कहूंगा तो विवाद खड़ा होगा। लेकिन ये सही है कि एक ब्यूरोक्रेट ऑफिसर जब नौकरी पाता है तो जो सामाजिक व्यवस्था है, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, बड़ी चिंतनीय बात है। बस थोड़ी देर में अपनी बात 1 मिनट खत्म करूंगा। वो परिवार से भी कट जाता है, समाज से कट जाता है, नौकरी की अपनी बाध्यताएं, अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन जो ट्रेंड हो गया है तमाम भ्रष्टाचार का कुछ राज्यों में, अफसर बिना पारितोषिक के कोई काम करना नहीं चाहता। जिस काम को करने के लिए उसको तनख्वाह मिलती है, उसको तमाम सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का दलदल इतना बड़ा हो गया है कि वो बिना पारितोषिक के लिए कोई काम नहीं करना चाहता। और उस पार्टी, देखिए अब थोड़ा सा ये हालांकि गलत बात हो जाएगी, हम जैसे लोग नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति छोटा सा जिला पंचायत सदस्य भी होता है तो समाज में 4 परिवारों को अपने साथ जोड़ करके दौड़ना, उनके लोगों के हक हुकूक में खड़ा होना, उनके दुख में खड़ा होना, उनके परिवारों के संचालन की भी जिम्मेदारी छोटे मोटे कामों से करता रहता है। कंबल बांटता है, बीमार को दवा कराने जाता है, दौड़ता है, कोई सर्दी के समय में कंबल बांटना है, और कोई गरीब आदमी हो गया उसका भी काम करने लगता है। लेकिन ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूँ, इसको विवाद में मत कीजिएगा, ब्यूरोक्रेट नौकरी पाता है तो अपना जो संसाधन सरकारी उसको मिलता है, उसके अलावा जो
जो भ्रष्टाचार के दलदल से कमाता है वो अपने परिवार पर भी नहीं खर्च करता, सिर्फ और सिर्फ वो संपत्तियां बढ़ाने ठीक है। सुनील जी, एक तरफ कई मुख्यमंत्री करोड़पति अरबपति हैं, तो दूसरी ओर जो सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री उनमें ममता बनर्जी का नाम है, जो कि इतने सालों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। उनकी सिर्फ 51 लाख संपत्ति है। और यही नहीं, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री, उनके 55 लाख रुपया। पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपए। तो ये कैसे कोई अरबपति हुआ जा रहा है? मतलब कि किसी के पास बिल्कुल नोट की बैंक है, कोई एकदम से 55 लाख 1 करोड़। देखिए आरती जी, एडीआर ने इसका आकलन किस आधार पे किया है, क्या मानक रहे उनके आय के स्रोत के आकलन करने के, ये तो एडीआर जो रिपोर्ट बनाए हैं वही जानते होंगे। लेकिन क्या आप मान सकती हैं इस बात के, देश के वासी इस बात को मानने तैयार होंगे कि ममता जी की संपत्ति केवल लाखों में है, अब्दुल्ला जी की संपत्ति लाखों में है? ये मेरी भी समझ से परे है। लेकिन एडीआर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस दौर में अर्थवादी व्यवस्था में 50 लाख 55 लाख तो मेरी समझ से अगर मीडियम क्लास के लोगों के मकान का आकलन कर दिया जाए तो इतना निकल आता है। बिल्कुल। जो ये दिखाया जा रहा है कहीं न कहीं इसमें कोई मतभेद जरूर है। और क्या इस समय इस रिपोर्ट के आने का कारण है तो यही लोग जानते होंगे। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारे आदरणीय कई विधायक ऐसे हैं जिनकी 50 करोड़ संपत्तियां 100 करोड़ की हैं। मुख्यमंत्री जी की छोड़ दीजिए, अभी एक मुख्यमंत्री के भाई के, पूर्व मुख्यमंत्री के भाई की चर्चा हुई थी, 400 करोड़ रुपया पकड़ा गया, मीडियम सुर्खियों में रहा, उसके बाद खत्म हो गया। ठीक है। तो मैं कैसे मान लूं कि जब करोड़ों रुपए लोगों के पकड़े जा रहे हैं, भले ही वो कहीं तस्दीक नहीं हो पाए लेकिन चर्चा में रहा, तो एक मुख्यमंत्री की हैसियत 50 लाख 55 लाख हो, ये तो मेरी समझ से परे है। ठीक है। और जो अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे, आरती जी 1 सेकंड में आपको बोलूंगा। ठीक है, जल्दी से खत्म कर दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्टाचार में ही नहीं, जनता के सेवक हैं और पर्दा लगा के, काला शीशा लगा के निकलते हैं कि जनता कहीं उनको देख दे सके। ये भी एक परंपरा मुझे राजधानी में दिखाई पड़ती है। प्रमुख सचिव से लेके डीएम स्तर के ब्यूरोक्रेट्स पर्दा लगा के निकल जाते हैं, कहीं उनके चेहरे को उनकी जनता ना देख सके। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स को लेकर काफी चिंता का विषय सामने आ रहा। अभी धर्मेंद्र जी भी लगातार जिक्र कर रहे थे यही बात का। अभी महेंद्र सिंह का मामला आया है आरती जी, तत्काल प्रमाण देखिए इसका कि महेंद्र सिंह की हैसियत इतनी, नीरा यादव जी रही उनकी हैसियत इतनी रही, एक अखंड प्रताप सिंह रहे उनकी क्या हैसियत रही। ऐसे में गिनाने बैठूं तो कम से कम 2 दर्जन मैं नाम गिना सकता हूं कि जिनकी संपत्तियों को खुलासा हुआ और आय से अधिक पर पकड़े गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक आदेश किया था कि हर ब्यूरोक्रेट अपनी आय संपत्ति ब्यौरा देगा। मेरी समझ जहां तक मुझे जानकारी है कि कम से कम 5 दर्जन ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को आज तक अपनी संपत्ति ब्यौरा दिया है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? बिल्कुल ठीक है। विकास जी, देखिए, बहुत अच्छी चर्चा और सकारात्मक चर्चा हो रही। तमाम तरीके की चीजें हैं, जैसे राजनीति में शुचिता का माहौल बनाने के लिए। देखिए, एक कहावत हमने सुनी थी जब हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात से दिल्ली आए और दिल्ली उन्होंने प्रधानमंत्री पद का पदभार संभाला, तो उनके खाते में, चूंकि मुख्यमंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए, एक पैसा उनके सरकारी खाते में, उनके व्यक्तिगत खाते में पैसा था। उन्होंने उस पैसे को तत्काल प्रभाव से जो 4th स्टैंडर्ड के कर्मचारी होते हैं उनके बच्चों के लिए वहीं दान कर दिया था। ये बड़ा मार्मिक विषय होता है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति के लिए, देखिए, हम लोग संतों की बड़ी इज्जत करते हैं। हम जिस समाज में आते हैं उस समाज में, उस सनातन धर्म में संतों की बड़ी इज्जत है और संतों के ही समतुल्य हम मानते हैं राजनेता को, क्योंकि राजनेता भी जनता की सेवा करने के लिए आता है और जनता की सेवा करके ही वो आगे अपना नाम बनाता है, अपने कर्मों के आधार पर उसकी पहचान होती है। भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी और उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में 2 प्रधानमंत्री दिए। मुझे लगता नहीं किसी भी प्रकार से इन दोनों ही लोगों पर शीर्षस्थ पदों पे रहे कभी भी इस तरीके के आरोप लगे हों आरती जी,
ये बड़ी बात होती है। और जिन लोगों की भी अपनी संपत्ति है, किन माध्यमों से कैसे अर्जित की है, ये दूसरा विषय है। ठीक है। लेकिन हाँ, ठीक है, लास्ट प्रश्न धर्मेंद्र जी, लास्ट कमेंट। देखिए आरती जी, हम बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आय की क्या गणना है। अभी हमारे साथी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अच्छा तब होता नरेंद्र मोदी जी आते और प्रति व्यक्ति आय के अनुपात के हिसाब से नेताओं की चूक चर्चा हो रही थी, तो नेताओं के चुनाव में खर्चे की सीमा तय करते तो बात समझ में आती। आज जो स्थिति कितनी हास्यास्पद है, एक मुख्यमंत्री, एक एमपी, एक एमएलए की इनकम आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए उसकी टोटल संपत्ति की आप गणना तो कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या मालूम है कि एक लोकसभा चुनाव में 95 लाख रुपए, शायद हम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 90 से 95 लाख रुपए निर्वाचन आयोग खर्च करने की सीमा निर्धारित किया है, और विधानसभा में 40 लाख रुपए। आप सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है, जिस देश में एक बड़ी आबादी करीब 20 करोड़ लोग एक टाइम खाने के लिए तरस जा रहे हैं, वहां पर अगर एक लोकसभा के चुनाव में 95 लाख रुपए अगर हमारे पास हो तब हम चुनाव लड़ने जाए, ऐसा निर्वाचन आयोग मानता है। क्योंकि अगर आप ईमानदारी से ही सारा काम करें तो निर्वाचन आयोग अगर एक सीमा निर्धारित कर रहा है कि 95 लाख खर्च करेंगे, तो आप बताइए कि जो हमारे नेताओं की कल्पना थी कि स्वतंत्र भारत में सबको समान अवसर मिले, तो देश की कितनी प्रतिशत आबादी को ये अवसर मिलेगा। ठीक है, 10 सेकंड में सुनील जी। देखिए आरती जी, मैं तो बड़ा निवेदन से कहूंगा, चाहे राजनेता हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, संपत्तियों को, राजनेता तो अपनी संपत्ति चुनाव के समय चुनाव आयोग को भी दे देते हैं कि मेरी इतनी हैसियत इस साल है और इतनी पूर्व में रही है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स कभी अपनी हैसियत का ब्यौरा नहीं देते हैं। दोनों को देना चाहिए, और सरकार को इस पे गंभीरता से लेना चाहिए कि आपके आय के स्रोत कौन है, कैसे बढ़ रहे हैं। दर्जनों ब्यूरोक्रेट्स अपने चपरासियों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदे हैं, अगर जांच कराई जाए तो उनकी चपरासी, उनके रिश्तेदारों के पास की संपत्ति, उनके पास भले न हो, रिश्तेदारों के पास संपत्ति निकलेगी, तब मालूम होगा कि विकास का पैसा कहाँ जा रहा है। जी ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से एटीआर की रिपोर्ट सामने आई, मुख्यमंत्री के ऊपर देनदारी और उनके ऊपर आपराधिक मामलों का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, तो वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा संपत्ति चंद्रबाबू नायडू की है। उसके साथ साथ कई मुख्यमंत्री है जिनकी संपत्ति अरबपतियों में है, मतलब कि शुमार है उनका नाम। लेकिन जिस प्रकार से ये रिपोर्ट आई है उसके बाद कई तरह से सियासत भी देखने को मिल रही है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।